चलिए, तो मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। खूब मेहनत कीजिए। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन रंगों से भरा रहे। अगले साल का होली ट्रिपल स्टार एसडीएम और डीएसपी बनने के बाद आए, ये मेरी शुभकामना है आपके लिए, है ना। पूरा जीवन आपका रंगीन रहे, आप हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और इसी बात के साथ हम अपने करंट अफेयर सीरीज में आपका जोरदार, जानदार, शानदार स्वागत करते हैं। तो चलिए, लगातार सेशन के साथ आप लोग बने हैं, इसके लिए धन्यवाद। और सेशन को शेयर कर देते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। तो फिर से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। पायल झा, हेलो, गुड इवनिंग। स्पोकन क्लास बाय आशुतोष जी, गुड इवनिंग। नीतू सिंह जी, गुड इवनिंग। रितु कुमारी, मेघनाथ सिंह, समीर खान, मनीष शर्मा जी, शुभकामनाएं। चलिए, आपको भी पटना से ढेर सारी, मनीष शर्मा जी पटना से ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष के लोग जो हमसे जुड़ते हैं, सबको इस पटना शहर से होली की शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा खुशमय रहे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे हम भगवान से। मोहम्मद जावेद अख्तर, धासू जीएस सेंटर। आरती सिंह राजपूत, ओपी गेम जैमर, आरती सिंह राजपूत, ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। धासू जीएस सेंटर, आपका नाम मैं भूल रहा हूं, धन्यवाद आपको, दिल से धन्यवाद। रंजीत पंडित, अखिलेश कुमार, जुल्फिकार अंसारी, आनंद कुमार सिंह, अंकेश राज, स्पोकन इंग्लिश बाई आशुतोष जी, रंजीत पंडित, आरती सिंह, आनंद कुमार। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। अभी का सेशन शेयर कर दीजिए। हमको नहीं किए, हमको कहाँ भेजे? अच्छा, हाँ, चलिए। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सब लोग आज हम लोग यहीं पर होली मनाएंगे करंट अफेयर के साथ। आज करंट अफेयर के सीरीज के साथ हम लोग होली सेलिब्रेट करेंगे आप लोगों के साथ। बस आप लोग यूं ही बने रहिए, जुड़े रहिए। आप लोगों के साथ ऐसे ही हम होली मनाते रहें हर साल। अगले साल सिलेक्शन लेने के बाद मनाएं। हम चाहते हैं अगले साल की होली में सब लोग अपने वर्दी के साथ यहाँ पहुँचें, डीएसपी की वर्दी के साथ। चलिए, तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ। आज का करंट अफेयर का बेहतरीन सीरीज होने वाला है। दिन भर हमने मेहनत किया आपके लिए। हम चाहते हैं कि करंट का एक सवाल आपसे न छूटे, सिर्फ बीपीएससी में नहीं बल्कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ सवाल आपसे न छूटे, ये मेरी इच्छा है। आपका कहीं भी सवाल हम छूटने न दें, ये हमारी अंदर की इच्छा है। बस आप कितना मेहनत करते हैं, कितना रिवाइज करते हैं, इस पर सब निर्भर करेगा कि आप कितना रिवीजन करते हैं। सब निर्भर करेगा इसी पर कि आप कितना रिवाइज करते हैं। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं भैया, सबको हैप्पी होली।
होली का त्यौहार सबको मुबारक हो। सब लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहें, जुड़ते रहें, जोड़ते रहें। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सब लोग जुड़ चुके हैं, सब लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दो भाई। चलो तो आज हम लोग लगते हैं, आज बेहतरीन तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ आए हैं। धासु जी से आपको कोटि कोटि नमन है सर जी, जो आज के दिन भी आप, हम लोग कल भी आएंगे, हम हर दिन रहेंगे भाई। आपके लिए जो करना होगा वो सब करेंगे। पूरी दिन मेहनत किया हूँ। करंट अफेयर जो सेट करना होता है ना, उसके लिए मुझे पूरा अखबार छानना पड़ता है। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी का साइड, जितने भी चैनल्स हैं सबको खंगालता हूं। लगातार 5 घंटे मेहनत करता हूं तो 1 घंटे लाइव आता हूं। आपके लिए पूरा मेहनत करेंगे। बस इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। मेरा आशीर्वाद, शुभकामना हमेशा आपके साथ बना रहेगा। इस तरीके का सहयोग बना रहेगा हमेशा। प्री एग्जाम के बाद मेंस करंट अफेयर का भी सेशन लाएंगे। बस लगातार जुड़े रहिए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छा लगता है तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन का बैठक 22-23 मार्च को कहां संपन्न होने वाला है? इस्लामिक सहयोग संगठन काफी चर्चा में है, काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में होने वाला है। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान में होने वाला है, और दूसरा चर्चा में इसलिए है कि इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान ने न्योता दिया है। कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान ने न्योता दिया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला संगठन, जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान ने बुला लिया है। जिसका कहां होने वाला भाई? पाकिस्तान, मैंने बताया नहीं, इस्लामाबाद। इसकी मीटिंग कहां होने वाली है? इस्लामाबाद में। चर्चा में क्यों है कि पाकिस्तान में हो रहा है? दूसरी बात कि कश्मीर का एक संगठन है, कश्मीर का, इंडिया के कश्मीर का एक संगठन है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जिस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसने कश्मीर में पत्थरबाजों को आगे बढ़ाया, इसने कश्मीर में आतंकवाद को आगे बढ़ाया, इसने कश्मीर में अलगाववाद को आगे बढ़ाया, और इसे पाकिस्तान ने बुलाया है अपने यहां। तो भारत ने भी चेतावनी दी है इस्लामिक सहयोग संगठन को कि देखिए अभी इसका जो निमंत्रण है इसको आप कैंसिल करवा दीजिए, ये ठीक नहीं है। भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला, कश्मीर इशू को बना के रखने वाला ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान क्यों बुला रहा है? बुलाना है तो हमें बुलाइए। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कौन होता है बुलाने वाला? तो भैया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बुलाया है पाकिस्तान ने जानबूझकर। इस बात को लेकर भारत ने अपना कंप्लेन किया है इससे कि भाई गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मीटिंग कहां होने वाला है? इस्लामाबाद। आपको याद भी रहेगा इस्लामिक सहयोग संगठन का मीटिंग कहां होगा? इस्लामाबाद में होगा। याद क्यों रहेगा? क्योंकि अभी पाकिस्तान ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। तो सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। देखिए सामने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC अंग्रेजी में बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक सहयोग संगठन को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, शॉर्ट में बोलते हैं OIC। इसकी मीटिंग कहां होने वाली है? इसका मीटिंग होने वाला पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद में। अगला प्रश्न देखा जाए, हाल ही में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण। चलिए अंजलि कुमारी हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली भाई। सपना चौहान हैप्पी होली, नीतू कुमारी ऑनलाइन स्टडी, जो बाइडेन, सबको हैप्पी होली। हाँ मिसाइल छोड़ना पड़ेगा, जो बाइडेन करने लगता है पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। ऐसे सुधरने वाला थोड़ा ना है भैया, कुत्ते की दुम है वो और चीन, दो ऐसे देश हैं जिनको कुछ भी सीधा करिए उनको नष्ट करना ही एकमात्र विकल्प है। रहेंगे तो टेढ़ा ही रहेंगे। अभिषेक कुमार जी हैप्पी होली, काजल सिंह, शुभम बाबा साबा, सबको शुभकामनाएं, हैप्पी होली। प्रज्ञा पांडे, पायल झा, पूजा गुप्ता, नीतीश कुमार, उमा शंकर पांडे, सपना चौहान, सबको हैप्पी होली। चित्रंजन कुमार जी, रितेश राज, सुरेश कुमार, सबनम, प्रज्ञा, पवन कुमार जी,
सबको हैप्पी होली। अंजू कुमारी, सर मेरा मैसेज नहीं देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे अंजू, टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं आप। विनीता मिश्रा, खुशबू रानी, नीतीश कुमार जी, सपना चौहान, सरिता कुमारी, दीपक मिश्रा, सबकी मैसेज देखता हूं। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे मैसेज होते हैं तो मैं पढ़ नहीं पाता, बाकी आप बिल्कुल कोशिश करता हूं कि आपके मैसेज को देखूं। आ चुकी इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या? इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? बी 10 वर्ष 2012 में 2012 में इसकी स्थापना की गई थी और 2022 में इसके 10 साल पूरे हो गए। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के कितने साल पूरे हो गए? 10 साल पूरे हो गए। सामने में देखिए, इसका चित्र मैंने दिया है। भारतीय भूमि प्राधिकरण, ये भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी, इसकी स्थापना है कितने साल पूरे हो गए हैं? 10 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट आइए, अगला करंट अफेयर। अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला का कौन सा संस्करण 19 मार्च 2022 को प्रारंभ हुआ? बताइए। अंतरराष्ट्रीय, हैप्पी होली। अभय कुमार दास जी, हैप्पी होली। रोशन कुमार जी, दुर्गा कुमारी, बीपीएससी लवर ड्रीम, सबको हैप्पी होली। चलिए बताइए, अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? जल्दी से सभी लोग उत्तर दीजिए। 10वां, 25वां, 15वां या 35वां? सूरजकुंड मेला हरियाणा में होता है। हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल सूरजकुंड मेले का उद्घाटन होता है। हर साल हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है। कौन सा संस्करण है? जल्दी बताइए। कौन सा संस्करण है? जल्दी से उत्तर दीजिए। सूरजकुंड मेले का कौन सा संस्करण इस बार किया जा रहा है? जल्दी से सभी लोग उत्तर दे दीजिए। सूरजकुंड मेले का कौन सा संस्करण? सभी लोग उत्तर दीजिए। सही उत्तर होगा इस बार सूरजकुंड मेले का 35वां संस्करण किया जा रहा है। 35वां संस्करण। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए सामने सूरजकुंड मेले का चित्र मैंने दे दिया है। आगे आइए। एरिक गर्सेटी भारत में किस देश के राजदूत हैं? एरिक गर्सेटी भारत में किस देश के राजदूत हैं? रूस, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। सभी लोग आंसर कीजिए। रूस, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी से। पायल झा, आरती सिंह राजपूत, जैकी कुमार, पायल झा, अंकेश राज, सभी लोग आंसर कीजिए। चलिए सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। किस देश के राजदूत हैं? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। एरिक गर्सेटी अमेरिका के राजदूत हैं। चलिए देखिए सामने एरिक गर्सेटी का चित्र मैंने दिया है। एरिक गर्सेटी अमेरिका के राजदूत हैं। नेक्स्ट आइए। हाल ही में किस पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल में विलय होने वाला है? किस पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल में, आरजेडी में विलय होगा? जल्दी उत्तर दीजिए। समाजवादी पार्टी, समाजवादी कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, लोकतांत्रिक जनता दल, किस पार्टी का विलय होने वाला है? जल्दी बता दीजिए भाई, सब लोग जल्दी से बताइए। निशा कुमारी, डी, पायल झा, सुरेश कुमार, नूतन सिंह, जैकी कुमार, सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए। अभय कुमार दास, सभी लोग आंसर कीजिए। क्या आंसर होगा? किस पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल में विलय होने वाला है? लोकतांत्रिक जनता दल। इसके संस्थापक हैं शरद यादव। इसके संस्थापक हैं शरद यादव और लालू प्रसाद यादव। इनकी पार्टी है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। इन्होंने गठित किया लोकतांत्रिक जनता दल। इसका विलय होने वाला है राष्ट्रीय जनता दल में। बिहार स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है। आगे आइए। हाल ही में किस कोर्ट ने कहा है कि शारीरिक साक्षरता यानी कि व्यायाम, स्कूल में होता था ना जी, हम लोग शनिवार को या रविवार को स्कूल में एक प्रोग्राम होता था, पीटी टीचर होते थे। अब पीटी टीचर क्या करवाते थे? पीटी करवाते थे। तो भैया हाल ही में किस कोर्ट ने कहा है कि शारीरिक साक्षरता अभियान
मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लेना चाहिए। शारीरिक साक्षरता को फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल करना चाहिए। किस कोर्ट ने कहा है? दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट? सभी बताइए जल्दी से। गाड़ी में हूं सर, क्लास कर रही। नुसरत जहां, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत। इसीलिए तो मैं भी आप लोगों के जुनून को देखकर मैं भी लगातार सेशन को चला रहा हूं। नुसरत जहां, बहुत बहुत शुभकामना आपको। ज्ञानेंद्र कुमार, चंदा कुमारी, सपना, अभिजीत, सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी सेशन को। आज का सेशन बेस्ट सेशन होने वाला है भैया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शारीरिक शिक्षा को भी क्या करना चाहिए? मौलिक अधिकार में स्थान मिलना चाहिए। मौलिक अधिकार, शारीरिक शिक्षा को भी मौलिक अधिकार में शामिल करना चाहिए। यानी जो पीटी टीचर होता है ना, कहा जा रहा है कि भैया हर दिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर दिन आधे घंटे लड़कों को व्यायाम की शिक्षा मिलनी चाहिए। आधे घंटे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रत्येक स्कूल में आधे घंटे बच्चों को फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, यानी पीटी होनी चाहिए। ये कहा है, और कहा है कि शारीरिक शिक्षा मौलिक अधिकार बन जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। सामने सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब की गई थी? 28 जनवरी 1950। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950। नोट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट संविधान के क्या होता है? संरक्षक। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। आगे आइए। हाल ही में श्रीलंका के वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे भारत की यात्रा करने के बाद भारत ने श्रीलंका को उसके वित्तीय संकट से उबरने के लिए कितने अरब डॉलर का आसान ऋण पर सहायता प्रदान किया है? जल्दी बताइए। भारत ने कितने अरब डॉलर की सहायता प्रदान की है? सर मेरा करंट अफेयर तैयार नहीं हुआ, बिल्कुल भी। कैसे करूं? अभी 50 डे है एग्जाम में। इमरान खान जी, बिल्कुल पुराने जितने भी वीडियो हैं मिशन 50 में करंट के करीब 50 वीडियो के आसपास हो गया है। आप जाकर उसको देखें पहले तो। दूसरी बात, करंट अफेयर के लिए आप एक कंबाइंड मैगजीन आती है, एक तो परीक्षा मंथन का भी आया हुआ है, या बाद में भी एग्जाम से जस्ट पहले घटना चक्र का भी आएगा, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा सीरीज चल रहा है, ये पूरा सीरीज भी अगर कंप्लीट कर लें तो आपको करंट में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ओपी जैमर, निशा कुमारी डी, निकिता कुमारी, पवन कुमार पंकज, आशीर्वाद, शुभकामना। चलिए सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से। भारत को कितना मदद देगा? भारत श्रीलंका को कितना मदद दिया है भैया? 1 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर। बेसिल राजपक्षे जो 1-2 दिन पहले भारत की यात्रा पर थे, पैसा मांगने ही आए थे। यात्रा क्या करेंगे? आए कि सर देखिए चीन ने लूट लिया है ना, थोड़ा सा मुझे मदद कीजिए, है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हम तो वहां डूबे जहां हम बनटोटा बंदरगाह था। चलो भैया चलो नेक्स्ट आ जाओ। कितना दिया पैसा? 1 अरब का सस्ता ऋण। देखिए सामने बेसिल राजपक्षे मौजूद हैं, इनके बगल में निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्री श्रीलंका के, ये भारत के वित्त मंत्री, ये एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, बाकी लोग पहचान से बाहर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने के न्यायाधीश एनबी रमन्ना, न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। एनबी रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश हैं। कहवा है भैया? सबसे पहली बात तो 48वें। कहवा है भाई? सुप्रीम कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस कौन है? एनबी रमन्ना। इनके पीठ ने किस देश में प्रवासी मजदूरों को कानूनी मदद के लिए कानूनी सहायता केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है? किस देश में, कौन से कंट्री में हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं भारत के, उनको कानूनी मदद करने के लिए कानूनी सहायता केंद्र खोलने का निर्देश किसने दिया है? एनबी रमन्ना की जो पीठ थी उसने, मैंने बेंच जो था, उस बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि भैया प्रवासी मजदूरों को कानूनी मदद मिलनी चाहिए, उसके लिए कानूनी सहायता केंद्र खुले। ये किस देश में खुलेगा? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान या इराक? सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। किस देश में खुलेगा? किस देश में खुलेगा? सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए। कहां खुलेगा? किस देश में? सुप्रीम कोर्ट ने किस देश में खोलने का बताया है भाई? जल्दी बताओ।
कहाँ कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ कानूनी सहायता केंद्र खोलने का इजाजत दिया है? जिन्होंने कहा है बी, उनका सही उत्तर है बी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में, और यहीं पर खुला है फ्यूचर म्यूजियम, फ्यूचर भविष्य का संग्रहालय, फ्यूचर म्यूजियम। म्यूजियम कहाँ खुला है? संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई यूएई में ही है। दुबई कंप्लीट डिजिटल होने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया? दुबई। फ्यूचर म्यूजियम कहाँ खुला है? संयुक्त अरब अमीरात में। इसकी राजधानी कहाँ है भैया? तो अबू धाबी। इसकी राजधानी कहाँ है भैया? तो अबू धाबी। तो कानूनी मदद के लिए कानूनी सहायता केंद्र खोलने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किसको दिया है? भारत सरकार को। कि भैया संयुक्त अरब अमीरात में जो प्रवासी मजदूर है उनको कानूनी सहायता के लिए क्या खोलिए? कानूनी सहायता केंद्र। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं एनबी रमन्ना। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 48वें मुख्य न्यायाधीश सुबोध सागर, पम्मी सिंह, रितेश शर्मा, जयटी कुमार, अजय कुमार, मोहम्मद रिजवान, ललन कुमार, आशीष रॉय, निकिता, पायल, सबको ढेर सारा शुभकामना, हैप्पी होली सबको। चलो एनबी रमन्ना आगे बढ़ते हैं। हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को पुनर्गठित करते हुए उसमें कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है? माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आईआईटी, ये क्या लिखा है? राकेश कुमार मंडल, रणधीर पांडे जी, आशीर्वाद शुभकामना, लवली कुमार। या सबका मैसेज पढ़ूंगा, सबको, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर जी पेन चेंज कर दीजिए। बिल्कुल कर लेता हूं चेंज, अभी कर देता हूं। इधर भी आ गए, बिल्कुल सर। अबू धाबी, चलिए इसका सही उत्तर होगा 8। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो 8 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कहाँ है भाई? तो यह कटरा। कहाँ है? कटरा। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू में। कटरा कहाँ पड़ता है भाई? जम्मू। और जम्मू किस नदी के किनारे है? तवी नदी। जम्मू किस नदी के किनारे है? तवी नदी के किनारे जम्मू है। और कटरा, माता वैष्णो देवी कटरा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 8 लोग, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में कितने लोगों की नियुक्ति हुई है? 8 लोगों की नियुक्ति हुई है। सामने देखिए माता वैष्णो देवी का मैंने चित्र दिया है, देख लीजिए, दरबार है माता का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं भैया। हाल ही में भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 को किस राज्य के राज्यपाल ने सरकार को वापस कर दिया है? किस राज्य के राज्यपाल ने सरकार को वापस कर दिया है? जल्दी बताइए। किस राज्य के सरकार को राज्यपाल ने वापस कर दिया है? जल्दी बताइए। बिहार, झारखंड, बंगाल या उड़ीसा? भीड़ नियंत्रण, भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक, भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक को राज्यपाल ने राज्य सरकार को वापस कर दिया। राज्यपाल ने राज्य सरकार को वापस कर दिया। किस राज्य को वापस किया भैया? बिल्कुल, जिन्होंने झारखंड बोला बिल्कुल सही है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। रमेश बैस झारखंड के क्या हैं? राज्यपाल। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। नोट कर लीजिए, रमेश बैस राज्यपाल है, रमेश बैस, और हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री है, सीएम है। तो झारखंड राज्य को भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 राज्यपाल ने उन्हें वापस कर दिया है। सामने देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का चित्र मैंने लगाया है। आई विधेयक मॉब लिंचिंग के खिलाफ झारखंड विधानसभा में पास किया मॉब लिंचिंग बिल। राज्यपाल ने उसको रख लिया था सुरक्षित, लेकिन अब क्या कर दिया? उसे विधानसभा को वापस कर दिया, यानी बिल अब पास होना तय है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। असनी चक्रवात, असनी साइक्लोन अभी आने की संभावना है, मतलब उसकी लक्षण दिखने लगे हैं। ये कहां पर आएगा? किस सागर में आएगा? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण सिंध सागर या जापान सागर? सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, सारे ग्रुप में एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। सबको ज्वाइनिंग कब है? अच्छा, प्रवीण कुमार जी, आप आपस में बातचीत भी कर लेते हैं। चलिए सर जी, मॉडर्न हिस्ट्री, सर जी मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेशल सीरीज चलाइए। बिल्कुल चलाएंगे,
चल भी रहा है हमारे यहाँ। ऋतु कुमारी, सत्य सुरजीत, भोला कुमार, संजीत पांडे, प्रियंका कुमारी, सुबोध सागर, सबको होली की शुभकामनाएं। राहुल राणा, रितेश शर्मा, जैकी, भोला, पूजा, सभी को शुभकामना। मोहम्मद रिजवान, रितेश, सभी को ढेर सारा शुभकामना, आशीर्वाद, होली मुबारक सबको। चलो भैया, तो तो अभी असनी चक्रवात, चक्रवात का नाम याद कर लीजिए। ये बंगाल की खाड़ी में आएगा। कहाँ आएगा बंगाल की खाड़ी में भैया? तो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्वी, नोट कर लीजिए एकदम जगह का नाम, बंगाल की खाड़ी में आएगा, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आएगा। इस चक्रवात से भारत भी प्रभावित होगा और प्लस श्रीलंका भी प्रभावित होगा। भारत श्रीलंका दोनों प्रभावित होंगे इस चक्रवात से। नोट कर लीजिए, असनी चक्रवात, भूलना मना है, भूलना मना है, लगातार लगे रहो। देखो सामने इस चक्रवात का नाम भी मैंने दिया, देखिए सामने असनी चक्रवात, चक्रवाती तूफान असनी का खतरा, सेना अलर्ट पर, एनडीआरएफ भी मुस्तैद, एनडीआरएफ भी क्या हो गई है? मुस्तैद हो गई है। असनी चक्रवात बहुत जल्द आने वाला है। एक्चुअली सर कुछ इसे लोग जुड़ गए हैं जिनके वजह से कुछ ऑनलाइन क्लास लाइव करना पड़ता था, तभी लिखा था। वैसे कोई बात नहीं प्रवीण जी, मैं ऐसे ही बोल दिया था। सबको शुभकामनाएं। पहले आराम से देखिए, डेली सेशन से जुड़े रहिए, बस इतना है। एक भी प्रश्न आगे इस साल 2023 में अगर कोई एग्जाम होगा, सॉरी 2022 में कोई एग्जाम होगा, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सर बिहार स्पेशल आपके एमसीक्यू सीरीज देखने से हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन आपके पास अगर कोई बुक है बिहार स्पेशल का तो जरूर पढ़ लें। अरविंद प्रसाद, साइंस का टॉप सेट बना दीजिए। बिल्कुल बना देते हैं, उसको भी करेंगे। हम सारे विषय यहां से लेंगे। आपके 7 मई से पहले हम आपको इतना परफेक्ट बना देंगे, बस आपको प्रॉमिस करना होगा कि सर जो आप कराएंगे यहां से लाइव, हम सर उसे कंप्लीट कर लेंगे। चाहे अगर उसमें से सवाल आएगा तो गलती नहीं करेंगे। अगर ये प्रॉमिस करते हैं तो हम 7 मई से पहले साइंस स्पेशल सीरीज भी लाएंगे। 400-500 प्रश्न एक बार में, 4 घंटे में पूरा साइंस खत्म, इस तरीके का सीरीज लाएंगे। बाद में मंथ वाइज करंट अफेयर भी लाने वाले हैं। जून 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक का करंट अफेयर मंथ वाइज, मैंने हर तरीके से आपको परफेक्ट बना देना है, ठोक करके एकदम इस तरीके से ढाल देना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बस जुड़े रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। तो असनी चक्रवात दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आने वाला है। हाल ही में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व में ब्याज दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? बताइए। फेडरल रिजर्व, जैसे भारत का इंग्लिश में भी लाइएगा। अच्छा, कल से मैं कोशिश करूंगा कि भाई करंट अफेयर का इसका ट्रांसलेशन कर दिया जाए। इसको मैं कोशिश करूंगा कल से, प्रॉमिस नहीं करता, वादा नहीं करता, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि अब करंट अफेयर भी बाइलिंगुअल रहे आपका। ये हमारी कोशिश होगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हर विषय बाइलिंगुअल ही करेंगे, चिंता नहीं करना है। अमेरिका का जैसे भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे अमेरिका का केंद्रीय बैंक है फेडरल बैंक। बहुत दिनों के बाद इसने अपने बैंक रेट को बढ़ाया है। कितना कर दिया? कितने परसेंट बढ़ोतरी की है इसने? कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है ब्याज दर में? ब्याज दर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी किया है फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में? सर आंसर भी दे दीजिए। कुंदन कुमार जी बोल रहे हैं, चंदा कुमारी, रानी कुमारी, नवीन कुमार, सबा, प्रवीण नादरा, अक्षय रॉय। मेरे कमेंट को नहीं पढ़ रहे, पढ़ेंगे। अच्छा बताइए क्या क्या है क्वेश्चन है? मनोहर गुरु जी प्रणाम। अच्छा आशीर्वाद भैया। चलो सभी का करंट पढ़ेंगे भाई। आप एक बार कमेंट कर दीजिए। अक्षय जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? क्या पूछना चाह रहे हैं? अक्षय कहाँ गया? ये कौन सा प्रॉमिस है? अंकेश राज जी ने पिंकी प्रॉमिस। सर ये कौन सा प्रॉमिस है? चलिए भैया, अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दर को कितना बढ़ाया है? ब्याज दर को बढ़ाया 0.25%। ब्याज दर को बढ़ाया है 0.25%। सर हम तो खुद से लिख लेते हैं। चलिए सपना चौहान, अक्षय जी आपको क्या पूछना था एक बार कमेंट कर दीजिए। आज मैं सबको रिप्लाई करूंगा, चाहे जो हो जाए सबको रिप्लाई करूंगा, बस आप लोग टेंशन ना लें। अरविंद करंट का बुक बना दीजिए। सर बिल्कुल बना रहे हैं, प्रोसेस में है। ऑफलाइन फी सर, अच्छा ये तो एडमिशन 50 में कोचिंग से संपर्क कर लीजिएगा। सर बिहार स्पेशल करंट अफेयर साइंस हिस्ट्री करवा दीजिए। करवा देंगे बिल्कुल, बिहार स्पेशल तो चल ही रहा है। सर आप बजट करवा दें बिहार का, बिल्कुल करा देंगे। चलिए सब लोग चलिए। इसका सही उत्तर है बी।
फेडरल रिजर्व अमेरिका का देख लीजिए, ये सामने अमेरिका के फेडरल रिजर्व का मैंने चित्र दे दिया है, अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। चलिए नेक्स्ट आइए आगे। अग्रणी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज भारत के विकास दर को घटा दिया है, भारत के विकास दर को मूडीज ने घटा दिया है। और कितना कर दिया? भारत ने चालू वित्त वर्ष का मतलब 2022-23, 2022-23 के लिए भारत के विकास दर को मूडीज ने घटा दिया है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मूडीज ने 9.5 कर दिया है, लेकिन अब इससे भी घटाकर कितना कर दिया है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत के विकास दर को मूडीज ने कितना कर दिया। सर एक बार यूनियन बजट एंड बिल्कुल कराएंगे, प्रवीण जी कराएंगे, यूनियन बजट कराएंगे, अच्छे से कराएंगे प्रवीण भाई। हिस्ट्री का भी क्लास हम ले लेंगे, सब कुछ कराएंगे, इस चैनल पे सब कुछ होगा। राजेंद्र कुमार शुभकामनाएं, आपको ढेर सारा शुभकामनाएं, हैप्पी होली। सर पीडीएफ आंसर के साथ दे दीजिए। यूपीएससी प्रिया शर्मा, भोला कुमार, सब चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा सी एंड 9.1 एंड 9.5 कर दिया था। मूडीज ने कितना किया था गेस? 9.5, लेकिन अब मूडीज ने घटाकर कितना कर दिया? 9.1%। नोट कर लीजिए 9.1%। मूडीज फ्रांस का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कहां का है भैया? फ्रांस का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल मेट्रो आउटलुक किस संस्था? गुड इवनिंग कोमल कश्यप, नवीन कुमार। कब होगा सर एग्जाम के बाद? क्या चीज एग्जाम के बाद होगा? नहीं ये पहले ही होगा भाई, इतना जल्दी में मत रहिए। लेकिन देखिए करंट अफेयर सीरीज तो डेली ला रहा हूं, ये तो मैं कर ही रहा हूं। होगा, बिल्कुल होगा, पहले ही होगा, एग्जाम से पहले होगा सारा चीज। आप टेंशन ना लें, जो भी है आपके लिए ही तो है। एकमात्र लोभ है आपका सिलेक्शन। सच जानिए इस टीचर के सामने, अब मैं तो एकदम पूरे मिशन 50 के सामने, आपका रिजल्ट ही एकमात्र लोभ है। हमें लोभ है, मैं बता रहा हूं। आप रिजल्ट दीजिए, आपका रिजल्ट आ गया, मुझे सब कुछ मिल गया। वो दिन मिल गया जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे। तो चलो भैया, ग्लोबल मैक्रो आउटलुक कौन जारी करता है? ग्लोबल मैक्रो आउटलुक ये जारी करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज। कौन जारी करता है भाई? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज। इसी के तहत तो बताया है कि भारत का विकास दर कितना रहेगा अब? 9.1%। नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल। चलिए भैया, सामने ये मूडीज का ऑफिस मैंने बना दिखा दिया आपको। चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? चालू वित्त वर्ष का मतलब ये वाला होगा यहाँ पर 2021 से 22। 21 से 22 में डायरेक्ट टैक्स के जो कलेक्शन है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? 20%, 28%, 45% या 48%? सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ, सेशन को शेयर कर दो। इस बार सर बीपीएससी का भी ईयर का श्रृंगार रस वाले भी विद्यार्थी लोग हैं। अच्छा चलिए, तो चलिए हम भी संजोग रस में ही बैठे हैं। श्रृंगार रस वाले हैं तो हम भी संजोग में ही हैं। श्रृंगार रस के दो भाग, संजोग और वियोग। तो वियोग में तो नहीं ना हो भाई, कहीं टूटे तो नहीं ना हो, किसी का टूटा उटा तो नहीं ना होली में। संजोग में रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, अपने एग्जाम से, अपने लक्ष्य से प्यार करो, है ना। इतना प्यार करो को तुम्हारा हो जाए, आपका लक्ष्य आपका हो जाए। चलो सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ। 45% कुछ लोग बोल रहे हैं, नहीं हम तो कहेंगे भैया 48%। कितना वृद्धि हुआ? 48% की वृद्धि दर्ज की गई चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर। सुन लो मेरे भाई, टैक्स दो प्रकार का होता है। टैक्स दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसा टैक्स जिस पर लगे वही आदमी पे करे, जिस पर लगे वही पे करे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जिस पर लगे वो पे ना करे, किसी और को पे करना पड़े, तो इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप कहेंगे सर ऐसा भी टैक्स है क्या कि लगाए किसी और पर पे की कोई और करे? ये कौन सा टैक्स है? तो सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद कर, बिक्री कर, ये सब क्या है जी? इनडायरेक्ट टैक्स। लगता कंपनी पर है पर अंतिम में वस्तु खरीदने वाला ग्राहक उसको पे करता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। और डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, जिस पे लगता है वही पे करता है। तो डायरेक्ट टैक्स बोल रहा हूं। डायरेक्ट टैक्स में कितना बढ़ोतरी हुआ? 48%। सोचिए, सरकार तो इस बार माला माल चल रही है, लोग कोरोना में गरीब हो रहे हैं और सरकार माला माल है। चलिए, डायरेक्ट इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही छापा मारती है डायरेक्ट टैक्स के लिए। 4 स्टार जनरल एहसान सलीम हयात
पर गैर कानूनी क्रूड ऑयल कारोबार के आरोप में जांच के आदेश दिए गए हैं। यह किस देश के जनरल हैं? बताइए किस देश के जनरल है भैया? सपना चौहान, रितेश शर्मा, व्लादिमीर पुतिन। बहुत बढ़िया। नहीं करेगा जो बाइडेन। चलिए व्लादिमीर पुतिन भी जुड़ गए, जो बाइडेन भी जुड़ गए, और जेलेंस्की पता नहीं कहां चले गए। प्रियंका कुमारी जी, पायल झा, सबको देख रहा हूं। देखो सब, मेरा मकसद है आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, बिल्कुल होगा। बिहार स्पेशल अब आपने कह दिया है तो बिहार स्पेशल कितने क्वेश्चन, ये तो डेली कर रहा हूं। इसके अलावा साइंस स्पेशल 500 प्रश्न मैं अभी बोल रहा हूं, कराऊंगा मैं खुद। इसके अलावा हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल, पूरे सीरीज कराऊंगा। एग्जाम बाद नहीं, पायल झा सुन लीजिए, एग्जाम बाद नहीं बल्कि होगा। ये जब होगा तो साथ में ही होगा, घबराइए मत, इतना ज्यादा घबराने से नहीं होगा। हम बताएं कि 20 अप्रैल से पहले ये सारा सीरीज कंप्लीट करा दूंगा, ताकि अंतिम 10-12 दिन में आप रिवाइज कर लीजिए। सब कर देंगे, आप बस चिंता मत कीजिए। हम हैं तो क्या गम है, आप जो बोलेंगे वही होगा, बस आपका रिजल्ट हमारा मकसद है। चलो बस ऐसे ही जुड़े रहो। तो भैया ये पाकिस्तान के हैं, आखिर इस तरह के चोर लोग होंगे कहाँ? जनरल से लेके पीएम से लेके हर आदमी वहां भ्रष्टाचारी। सोच लीजिए, भ्रष्टाचार में डूबा पाकिस्तान। नवाज शरीफ के यहाँ जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, पता नहीं पनामा पेपर घोटाले में जेल भी गए। पूरा पाकिस्तान, एक बार बन जाइए वहां का प्रधानमंत्री, फिर देखिए कैसे आप आलीशान जिंदगी जीते हैं। चलो भैया, तो पाकिस्तान के जनरल हैं जनरल एहसान सलीम हयात। आगे बढ़ते, देखो सामने इनका चित्र है। इन भाई साहब ने क्रूड ऑयल घोटाला किया, अब इन पर जांच के आरोप लग गए हैं। ये 4 स्टार जनरल हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। पहली बार भारतीय कारोबारियों ने पाकिस्तान के रास्ते मध्य एशिया के कौन से देश को चीनी सहित अन्य सामग्री भेजी है? सबसे ज्यादा चीनी भेजा है। कौन से देश में भेजा गया? भारत से पाकिस्तान के रास्ते शुगर भेजा गया। हाँ बिल्कुल, नल्ला पाकिस्तान, बिल्कुल सही प्रवीण जी, आपने सही कहा। जय की पुतिन भाई, ट्रंप बोला है कि अपने फीचर। चलिए सर जी पीडीएफ में आंसर के साथ दीजिए। अच्छा, आज कोशिश करूंगा कि आपको इसका आंसर भी भेज दिया जाए। आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसके साथ पीडीएफ के साथ आपको आंसर भी हम भेज दें। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आज ही भेज देंगे। बोल दिया तो भेज देंगे। हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि पाकिस्तान को इंडिया में मिला ले। बिल्कुल ट्राई करेंगे भाई। मोदी जी उसी ट्राई में तो लगे हैं। बहुत जल्द मोदी जी रह गए, 30 तक तो पाकिस्तान भारत का हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या होता है, भविष्य की बात है। बिल्कुल, तो भैया आंसर होगा उज्बेकिस्तान को हमने क्या भेजा है? चीनी सहित अन्य सामग्री भेजी है। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का देश है। इसकी राजधानी है ताशकंद। ताशकंद जहां लाल बहादुर शास्त्री का डेथ हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का डेथ कहां हुआ था? ताशकंद। आप जानते हैं कि 1965 के पाकिस्तान, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ताशकंद समझौता 1965। भारत पाकिस्तान युद्ध कब कब हुआ है? नोट कर लीजिए, 1948, 1965, 1971 और 1999। भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई 4 बार हुआ और चारों बार धूल चटा दिए हम। चारों बार पाकिस्तान को भागना पड़ा। बोरिया बिस्तर लेके भागा है पाकिस्तान। 71 में तो उनके 90,000 पाकिस्तानी सैनिक को हम बंदी बना लिए थे। 1-2 आदमी को नहीं, पूरे 90,000 को कैद कर लिए थे। जुल्फिकार अली भुट्टो आए चिल्लाते हुए, रगड़ते हुए, कुछ करिए। अयूब खान थे उसमें। अयूब खान भागते आए कि कुछ करिए मैडम, कुछ करिए मैडम। ये तो भारत की दरिया दिली। हालांकि गलती किया भारत ने उस समय, कहना चाहिए था कि भैया हम लाहौर तक बाउंड्री खींचेंगे, तब जाके हम पीछे लौटेंगे, छोड़ेंगे सैनिक। अपना बाउंड्री उस समय हम लोग को लाहौर तक खींच लेना चाहिए था, पूरे लाहौर को मिला लेना चाहिए था। लाहौर विश्वविद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ाई करते, हमारे देश में लाहौर होता। लेकिन खैर, हमारा तो हमेशा दरिया दिली रहा है। भगवान राम ने भी रावण को कहा कि तुम शरण में अभी भी आ जाओगे तो मैं शरण दे दूंगा। तो पैर पर गिर के गिड़गिड़ाया, तब जाकर उसके 90,000 सैनिक हम छोड़े। तभियो नहीं मानता। इतना करने के बाद भी सुधरता नहीं है। तो 1948, 1965, 1971, 1999 4 बार लड़े। 1965 के युद्ध में ताशकंद समझौता हुआ था, जहां लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद
और यहां भी चीनी सहित अन्य सामग्री भेजा गया है। और सुन लो, मध्य एशिया, मिडिल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? मिडिल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं मेरे भाई? तो मिडिल एशिया में आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को छोड़कर जितने भी तान हैं सब आएंगे मध्य एशिया में। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी तान हैं सब आएगा मिडिल एशिया में। बस 3 को के छोड़ देना, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और हिंदुस्तान को, इसको मत शामिल कर लेना। ये 3 को छोड़कर सारे तान और एक जान। कौन जान? बेगम जान नहीं, अजरबैजान। अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान सब किसमें आएंगे? मिडिल एशिया में। नोट कर लो, आज के बाद गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और भारत पाकिस्तान कितनी बार भिड़े? कितनी बार भिड़े? 4 बार, 1948, 1965, 1971 और 1999। चलो भैया, ये सामने उज्बेकिस्तान का मैप है, इसकी राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ये ताशकंद है। देखो, इसके ऊपर में कजाकिस्तान है और इसके नीचे में तुर्कमेनिस्तान है। इसके पूरब की बात करोगे तो यहां पर ताजिकिस्तान है और यहां पर किर्गिस्तान है। क्लियर है? और एक चीज और बता दें, उज्बेकिस्तान, नोट कर लेना तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करो। उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के बॉर्डर पे एक सागर है, इसका नाम है अरल सागर। इसको जरूर नोट करो, परीक्षा में आते रहता है। अरल सागर किसके सीमा पर है जी? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर कौन सा है जी? अरल सागर। अरल सागर है। अरल सागर, सीर दरिया, आमू दरिया यहीं पर आकर गिरती है। सीर दरिया और आमू दरिया, ये जो रूस के साइबेरिया में बहती है, कहाँ के गिरती है? अरल सागर में। तो अरल सागर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के सीमा पर है। हम ज्योग्राफी के भी सीरीज लाएंगे, हर विषय का सीरीज कराएंगे, बस आप डटे रहिए। लगातार बिहार स्पेशल सीरीज, साइंस सीरीज, हिस्ट्री सीरीज सब लगातार इस चैनल पे होगा। बस आप इसी तरह जुड़े रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो भैया, अगला क्वेश्चन। कैरोलिना विलावस्का मिस वर्ल्ड बनी है, मिस वर्ल्ड 2021। कैरोलिना विलावस्का, नाम याद कर लीजिए। कैरोलिना विलावस्का जो मिस वर्ल्ड बनी है 2021 की, ये किस देश की नागरिक हैं? कैरोलिना विलावस्का, जिनको मिला है क्या? मिस वर्ल्ड का ताज मिला है इस बार, किस देश की रहने वाली है? यूक्रेन, जर्मनी, पोलैंड या फ्रांस? सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए, लगता है सबको पता है, सबको ये प्रश्न पता है। बिल्कुल सही उत्तर सभी लोग दे रहे हैं। सी इज द राइट आंसर, पोलैंड। कैरोलिना विलावस्का कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की रहने वाली है। कैरोलिना विलावस्का पोलैंड की रहने वाली है। इस बार मिस यूनिवर्स इसको मिला है। मिस यूनिवर्स तो भारत की है। मिस यूनिवर्स कहाँ की भैया? भारत में पंजाब की हैं। क्या नाम है उनका? मिस यूनिवर्स जो बनी है 2021 की, उनका नाम क्या है? क्या नाम है भैया? जल्दी उत्तर दीजिए। तो पोलैंड की रहने वाली हैं कैरोलिना विलावस्का। 2021, यही सामने देखिए, कैरोलिना विलावस्का का मैंने चित्र दे दिया है, आप पहचान लीजिए इन्हें। किसे मिला है? हरनाज सिंधु, बिल्कुल सही, हरनाज सिंधु, इन्हें मिला है मिस यूनिवर्स का खिताब। भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। भारत की पहली मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फारिया। भारत की पहली मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फारिया। और इस बार की मिस वर्ल्ड कौन है भैया? कैरोलिना विलावस्का। और इस बार का मिस यूनिवर्स कौन है? तो हरनाज सिंधु। भूलना मना है, सब कुछ याद कर लो। इस वर्ष मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 70वां, 78वां, 75वां, 80वां? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था ये? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? जल्दी बताइए, कौन सा संस्करण था ये? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का यह कौन सा संस्करण था? सभी लोग उत्तर दीजिए। 70वां, 78वां, 75वां या 80वां? सभी लोग उत्तर दीजिए, कौन सा संस्करण था? आप लोग, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमसे जुड़ने वाला सभी विद्यार्थी जीनियस है, सबने सही उत्तर दिया है। 70वां संस्करण, बिल्कुल सही उत्तर, 70वां संस्करण। सर हम लोग का आप पे भी बहुत, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।
17वां संस्करण है भैया मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता का। और इस बार भारत की तरफ से कौन भाग ली थी? चलो सामने ये चित्र मैंने दे दिया है, आगे आते हैं नेक्स्ट। इस वर्ष मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहां आयोजित की? सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसको आप लोग कहां कर लीजिए। इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहां आयोजित किया गया था? वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को या पोर्टो रिको? इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? अभी थोड़ा सांस में सांस आया, बिल्कुल बिल्कुल। पूजा गुप्ता, कोमल कश्यप, नूतन सिंह, सुमन कुमार राजन, सुनील शेट्टी, आरती कुमारी, प्रिया शर्मा, अजीत सिंह। सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए। निकिता, सुमन कुमार राजन, जैकी, सभी लोग आंसर कीजिए जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा डी। डी इज द राइट आंसर, पोर्टो रिको। पोर्टो रिको में इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? पोर्टो रिको में किया गया। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? पोर्टो रिको में किया गया। पोर्टो रिको नोट कर लीजिएगा, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? पोर्टो रिको में। चलिए अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की यानी बनारस की रहने वाली हैं। भारत में कहां की रहने वाली हैं? बनारस की। मनसा किस स्थान पर रही? इस बार के जो भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेंट थी, भारत की तरफ से जो कैंडिडेट था उसका नाम था मनसा। ये बनारस की रहने वाली, इनका कौन सा रैंक रहा? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? कौन सा रैंक रहा? सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग सेशन को लाइक कर दे। अगर सेशन बेहतर लग रहा है, प्रश्नों का सीरीज बेहतर लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। कौन से स्थान पर रही मनसा? भारत की मनसा किस स्थान पर रही? जल्दी से उत्तर दीजिए। सही उत्तर होगा बी। बी इज द राइट आंसर, 11वां। मनसा किस स्थान पर रही? 11वें रैंक पर रही मनसा। 11वां स्थान रहा मनसा का। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये सामने देखिए, इनका चित्र भी मैंने दे दिया है। यही भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भाग लेने गई थी। मनसा जो बनारस की रहने वाली हैं, ये इनका 11 नंबर पर स्थान रहा। हम लोगों की शुभकामनाएं थी कि इस बार मिस यूनिवर्स तो मिस वर्ल्ड भी भारतीय की हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई बात नहीं, प्रतियोगिता है, इसमें जीत हार तो चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में खराब मौसम के कारण किस देश का एक जहाज है, इस शिप का नाम दिया मैंने, वो डूब गया फारस की खाड़ी में। फारस की खाड़ी में एक जहाज डूब गया, अल सलाबी उसका नाम था। ये किस देश का जहाज था? खराब मौसम के कारण डूब गया फारस की खाड़ी में। ये किस देश का जहाज था? अल सलाबी। अल सलाबी किस देश का जहाज था? जल्दी से उत्तर दीजिए। अल सलाबी किस देश का जहाज था? जल्दी से सभी लोग उत्तर दीजिए। अल सलाबी किस देश का जहाज था जो फारस की खाड़ी में डूब गया? इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई जिसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी राजधानी है इसकी संयुक्त अरब अमीरात का ही ये जहाज था पानी का जो डूब गया खराब मौसम के कारण। सामने में उस जहाज का चित्र भी मैंने लिया है जो डूब गया फारस की खाड़ी में। फारस की खाड़ी में अल सलाबी पूछा जाएगा, अल सलाबी कहाँ का जहाज था? तो ये यूएई का था। आगे आइए। हाल ही में कितने जहाज भारत के तरफ से, इंडिया के तरफ से श्रीलंका के नौसेना को प्रशिक्षण देने के लिए भारत के कितने जहाज ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप के तहत श्रीलंका भेजा गया है? भारत के कितने जहाज को श्रीलंका भेजा गया ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप के तहत? किस लिए भैया? तो श्रीलंका के जो नौसैनिक है, नेवी है, उसको समुद्री जहाजरानी प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करने के लिए श्रीलंका भेजा गया है। बताइए भारत के कितने जहाज को श्रीलंका भेजा गया? 10 जहाज, 5 जहाज, 8 जहाज या 15 जहाज? श्रीलंका को में कितने जहाज भेजे गए? अक्षय रॉय, हीरो कुमार, जैकी कुमार, लवली कुमारी, शबा, जैकी कुमारी, रंजन, प्रियंका सिंह, इंजीनियर उदय, पूजा कुमारी, अजीत सिंह, विश्व रंजन कुमार जी। सभी को शुभकामनाएं, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस यूं ही मुस्कुराते रहिए और यूं ही महकते रहिए फूलों की खुशबू की तरह। बस लगातार हम चाहते हैं कि यहाँ पर एकाएक आप पहुंच जाए, मैं सेशन लेता रहूं और आप ट्रिपल स्टार
अपने फोर्स के साथ वर्दी में मेरे पास पहुंच जाए कि सर आपकी कृपा से मेरा हो गया। और हम चाहते हैं कि गुलदस्ता और फूल से अगले साल होली से पहले आपका हम स्वागत करें आपके सिलेक्शन के बाद। चलो भैया, इसका सही उत्तर होगा 5 जहाज। 5 जहाज श्रीलंकाई नौसेना को प्रशिक्षण देने के लिए भारत ने भेजा है ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप के तहत। सामने में देखिए ये जहाज जो भेजा गया 5 जहाज। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एशिया कप तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड वर्ग में कितने भारतीयों ने पदक तालिका में स्थान बना लिया? चलिए बताइए। एशिया कप तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप, एशिया कप तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड वर्ग में, नोट कर लीजिए, कंपाउंड वर्ग कितने भारतीयों ने पदक तालिका में अपना स्थान बना लिया? यानी कितने भारतीयों को पदक मिलेगा? कंफर्म है 3, 4, 5 या 6। 3, 4, 5 या 6 कितने भारतीय? एक तो और है कि इसमें कोई पुरुष नहीं शामिल है, सब के सब महिलाएं हैं, सब की सब महिलाएं हैं। पुरुषों ने निराश किया है। एशिया कप तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों ने नाराज किया, तो कितनी महिलाओं ने इसमें अपना पदक तालिका में अपना स्थान पक्का कर लिया? 3, 4, 5 या 6। सही उत्तर होगा 6 महिलाओं ने पदक तालिका में अपना स्थान पक्का कर लिया। पुरुषों ने इस बार निराश किया। इसमें इस बार पुरुषों ने क्या, पूरी निशानेबाजी टीम ने ही ओलंपिक में निराश किया है। ओलंपिक में निशानेबाजी के पूरा टीम हम लोग को निराश कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, खेल है, कभी जीत तो कभी हार तो लगा ही रहता है। चलिए नेक्स्ट आइए। सामने देखिए, ये जिन निशानेबाजों ने पदक तालिका में स्थान पक्का किया उनका एक चित्र मैंने दे दिया है। सामने दीपिका कुमारी का चित्र आपको दिख रहा है। दीपिका कुमारी ने 4 गोल्ड मेडल जीता था कुछ दिन पहले। आगे आते हैं नेक्स्ट। महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में सलीमा टेटे किस देश की कप्तानी करेंगी? जल्दी बताइए। महिला जूनियर हॉकी विश्व कप, महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में सलीमा टेटे किस देश की कप्तानी करेंगी? सलीमा टेटे किस देश की कप्तान है भैया? सलीमा टेटे, सिकंदर भंडारी, अजीत सिंह, सत्यरंजन, सुरजीत। चलिए, सबका डिमांड जो भी आप लोगों ने कहा है कि सर बिहार स्पेशल लाइए, हिस्ट्री लाइए, पॉलिटी लाइए, सब आएगा। लेकिन एक प्रॉमिस आप करिए कि सर हम सब कंप्लीट करके आएंगे, परीक्षा के दिन से पहले हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हम लिख के देते हैं, अगर ऐसा किए तो आपका प्री रोकने वाला कोई नहीं है। इस सेशन से आपको हम 120 क्वेश्चन पार करवाएंगे। लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि सर आप जो पढ़ाएंगे उसमें से कहीं से पूछिएगा, हम जवाब दे देंगे। तो हम भी प्रॉमिस करेंगे कि आपका हो जाएगा। चलो भैया जल्दी से बताओ। रजनीश कुमार जी, ओपी जैमर, इंजीनियर उदय। सही उत्तर होगा भारत। कहाँ कप्तानी करेंगी? सलीमा टेटे कहाँ कप्तान बनेंगी? भारत की, भारतीय टीम की कप्तान। देखिए सामने सलीमा टेटे का मैंने चित्र दे दिया। एक बात और बता दूं कि भारत की महिला हॉकी टीम ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया ओलंपिक में भी, लेकिन चौथे पायदान पर रह गई। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, लेकिन महिला हॉकी टीम पहली बार पूरे हॉकी के इतिहास में 4th नंबर पर पहुंची। उन्होंने पदक तो नहीं जीता ओलंपिक में, लेकिन भारतीयों का दिल जरूर जीता। चलो भैया लगातार जुड़े रहिए आप लोग। ये सलीमा टेटे हैं जो भारतीय टीम की कैप्टनशिप करेंगी। भारत देश का 14वां सीडेक सेंटर, सीडेक का मुख्यालय कहाँ है? सीडेक का मुख्यालय कहाँ है जी? हेडक्वार्टर पुणे में है। सीडेक का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? पुणे में। अभी 14वां सेंटर इसका कहाँ खुला है? दिल्ली, भुवनेश्वर, पटना या लखनऊ? कहाँ खुला है सीडेक का 14वां सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? सीडेक ये बनाता है सुपर कंप्यूटर। सीडेक क्या बनाता है जी? सुपर कंप्यूटर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? पुणे। इसका 14वां सेंटर कहाँ खोला गया? दिल्ली, भुवनेश्वर, पटना या लखनऊ? सभी लोग उत्तर दीजिए जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या होगा? पटना। इसका 14वां सेंटर कहाँ खोला गया है? पटना में। सीडेक का 14वां सेंटर पटना में खोला गया। देखिए सामने लिखा भी है सीडेक, ज्ञान देव तू केवलम। ये पटना सेंटर 14वां सेंटर है। सीडेक क्या करती है? कंप्यूटर साइंस में है और ये बनाती है सुपर कंप्यूटर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर पुणे में है, इसका 14वां सेंटर पटना में खोला गया है। चलो हमारा बिहार भी आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत मैन ऑफ द मैच सीरीज पाने वाले कौन से भारतीय बन गए?
एक्चुअली विकेट कीपर के रूप में, सॉरी यहां पर एक चीज जोड़ना था, जोड़ दीजिए आप, विकेट कीपर के रूप में, विकेट कीपर के रूप में, कीपर के रूप में कौन सा भारतीय बन गए मैन ऑफ द सीरीज पाने वाले? श्रीलंका के खिलाफ बेंगलुरु में खेले गए टेस्ट मैच में मैन ऑफ द सीरीज प्राप्त करने वाले विकेट कीपर के रूप में कौन से भारतीय बन गए? दूसरे, पहले, तीसरे या चौथे? सभी लोग आंसर कीजिए, सभी लोग जल्दी से आंसर कीजिए, सेशन के साथ जुड़े रहिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग अपने अपने हैंडल से सेशन को शेयर कर दें। सभी लोग सेशन को एक बार चलिए, तो ये पहला, अभी तक विकेट कीपर के रूप में किसी को भी टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज नहीं मिला था। ये पहले व्यक्ति हैं, ऋषभ पंत, पहले व्यक्ति, पहले विकेट कीपर हैं, पहले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिन्हें क्या मिला है? मैन ऑफ द सीरीज। विकेट कीपर के रूप में पहले भारतीय विकेट कीपर हैं जिन्हें मैन ऑफ द सीरीज मिला है, तो पहला होगा आंसर ऋषभ पंत। सामने देखिए, ये जो मिला है मैन ऑफ द सीरीज, इनको उसी को लेकर बैठे हैं, मैन ऑफ द सीरीज मिला है, मैन ऑफ द सीरीज। चलिए सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, विकेट कीपर ग्रुप में पहली बार मैन ऑफ द सीरीज ऋषभ पंत को मिला है। नेक्स्ट आते हैं, देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी कौन सी बन गई है? सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाली देश की कौन सी कंपनी बन गई है? तुक्का भी ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल लगेगा, मेरा आशीर्वाद है, तुक्का भी ठीक लगेगा, पर तुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जेलेंस्की भी क्लास कर जाओ, अपना देश संभालो, बिल्कुल संभालेंगे जेलेंस्की साहब। चलिए बढ़िया है, अपने में सब लोग बन गए हैं, जो बाइडेन और जेलेंस्की और पुतिन। चलिए, किसने, भारत की कौन सी कंपनी सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, झरिया कोलफील्ड लिमिटेड, भद्रावती कोलफील्ड लिमिटेड। जल्दी से उत्तर दे दो। आज मैं एक बेहतरीन शेर आपको सुनाऊंगा, लास्ट में जाते हुए होली टाइप का शेर सुनाऊंगा, पढ़ाई लिखाई से दूर, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से अलग एक शेर आपको सुनाऊंगा। बस लगातार आप लोग जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए, बने रहिए। आज एक बेहतरीन शेर आपको सुनाएंगे हम, जिससे कि आपका होली आज मन जाएगा। चलो, लेकिन हाँ, अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। उसके लिए सर अपनी कृपा हम सब स्टूडेंट पे बनाए रखिए, बिल्कुल सभा, हम पूरी कृपा और पूरी आशीर्वाद तो सुप्रीम गॉड का होता है, लेकिन हम पूरी दुआ रखेंगे कि आप लोग हमेशा खुश रहें, सेलेक्ट हो जाएं। इसका सही उत्तर होगा महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। ये टॉप कर गई है, देश में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, देखिए सामने MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का मैंने चित्र दिया है। ये टॉप लेवल की भारत में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। चलो, सोना मना है, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? एक हिंट कर देता हूं, पाई दिवस इसी को कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस को ही पाई दिवस भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस को ही पाई दिवस भी कहा जाता है। जल्दी बताओ, अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, बिल्कुल अल्पना, आशीर्वाद है, शुभकामना है। विश्वरंजन कुमार जी जल्दी बताइए, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कब मनाते हैं पाई दिवस? तो 14 मार्च को मनाते हैं। क्या? पाई दिवस। पाई दिवस, इसी को गणित दिवस भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस को हम लोग अंतरराष्ट्रीय पाई दिवस भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस को अंतरराष्ट्रीय पाई दिवस भी कहते हैं। 14 मार्च को मनाते हैं। पाई दिवस बोले या गणित दिवस बोले, एक ही बात है। आगे आइए, देखो सामने यहां लिखा भी है, पाई इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाते हैं कब? 14 मार्च को। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाई। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत के लिए किसके लिए किया है? स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत, स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय ने किया है। किस लिए? तीर्थ यात्रा के विकास के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, विदेश में भारतीयों के पर्यटन के प्रचार के लिए, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जल्दी से उत्तर दे दीजिए, किस लिए किया गया? स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत किस लिए किया गया? जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए,
पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई। बी इज द राइट आंसर। सामने देखिए स्वदेश दर्शन योजना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके तहत क्या किया गया भैया? पर्यटन क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका नारा है अतुल्य भारत। नेक्स्ट आते हैं, स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितने सर्किट को शामिल किया गया है? स्वदेश दर्शन योजना के तहत जैसे बनाया गया ना जी, बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, सिख सर्किट, हर एक धर्म के लिए अलग अलग सर्किट बनाया गया है। तो बताइए कितने सर्किट को शामिल किया गया स्वदेश दर्शन योजना के तहत? 10 सर्किट, 15 सर्किट, 20 सर्किट या 11 सर्किट? सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहा, जिंदगानी गर मिली तो नौजवानी फिर कहा। झोंक दो अपनी पूरी एनर्जी, लगा दो आग, मिटा दो सब कुछ जो तुम्हारे रास्ते में आता है। बस सिलेक्शन लेना है, इस बार किसी भी कीमत पर सिलेक्शन लेना है। याद रखो, मेहनत करो, विश्वास रखो। 2 बातें इंपॉर्टेंट है जीवन में, अपने ऊपर विश्वास और दूसरा हिम्मत। टकराने की हिम्मत और विश्वास, सिलेक्शन हो जाएगा। भैया इसका सही उत्तर होगा बी, 15 सर्किट। 15 सर्किट को स्वदेश दर्शन योजना के तहत शामिल किया गया। इसमें रामायण सर्किट, सिख सर्किट, बौद्ध सर्किट सब शामिल है। चलो भैया सामने मैंने इस सारे सर्किट का मैंने चित्र दे दिया है। स्वदेश दर्शन के तहत 15 सर्किट है, जिसका मैंने एक छोटे से ब्लॉक में चित्र ले लिया है। इसमें इस्लामिक सर्किट भी है, इसमें इस्लामिक सर्किट भी है, बौद्ध सर्किट भी है, जैन सर्किट भी है, यहूदी सर्किट भी है। सारे सर्किट को शामिल किया गया है इसके अंदर। सामने में बाबा केदारनाथ का मंदिर है। नेक्स्ट आते हैं, आगे आइए। भारत में जनसंख्या महापंजीयक द्वारा जारी, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में जनसंख्या महापंजीयक द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत में मातृत्व मृत्यु दर में 10 अंकों की गिरावट हुई है। बताइए कितना हो गया भारत में मातृत्व मृत्यु दर? अब कितना हो गया? कल ही मैंने बताया था कि मातृत्व मृत्यु दर में सबसे प्रथम कौन है भैया? केरल। सबसे कम मातृत्व मृत्यु दर कहाँ का है? केरल का। सबसे कम मातृत्व मृत्यु दर कहाँ का था? केरल का। कल मैंने बताया था आपको। आज मैंने पूछा है कि पूरे भारत का जो मदर मोर्टिलिटी रेट है, मदर मोर्टिलिटी रेट वो कितना हो गया? 10 अंक नीचे गिर गया। कितना हो गया है अभी? कितना हो गया? जल्दी से उत्तर दीजिए। 104, 101, 103, 105। सही उत्तर होगा 103। पहले था 113। मातृत्व मृत्यु कितना था? 113। अब कितना हो गया? 103 हो गया। अगर राज्य के हिसाब से पूछे तो सबसे कम किसका है? केरल का है। मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम किसका है? केरल का। सामने आइए, ये भारत के महापंजीयक का चित्र मैंने दे दिया है। जनगणना करने का किसकी जिम्मेवारी है? भारत के महापंजीयक द्वारा ही तो जनगणना की जाती है। आगे आइए, एक किताब है, किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? रिस्ट एश्योर्ड। किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? जल्दी बताओ। रिस्ट एश्योर्ड। मोहिंदर अमरनाथ, कपिल देव, जीआर विश्वनाथ या राहुल द्रविड़? किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? जल्दी बताओ। चलिए, जो बाइडेन भाई आपका ध्यान रूस पर है। चलिए, रिस्ट एश्योर्ड किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। आज खूब मस्ती में आप लोग हैं, आज का सेशन आप लोग मस्ती में ले रहे हैं, अच्छी बात है। जीआर विश्वनाथ की आत्मकथा है रिस्ट एश्योर्ड। जीआर विश्वनाथ की आत्मकथा देख लीजिए सामने। जीआर विश्वनाथ का चित्र दिया हुआ है, रिस्ट, WRIST, रिस्ट एश्योर्ड। ये किसकी आत्मकथा है? जीआर विश्वनाथ की आत्मकथा है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। सभी को हैप्पी होली, सभी को शुभकामनाएं। बस मैं चाहता हूं कि इसी तरह से रिलैक्स रहें। आप रिलैक्स होकर पढ़ेंगे तो 4 घंटे की पढ़ाई 8 घंटे में बदल जाएगी। अगर प्रेशर लेकर पढ़ेंगे तो 4 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे बदल जाएगी। बस इतना समझिए कि रिलैक्स रहना है, कोई दबाव नहीं। अभी से पढ़ेंगे तो अब एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे तब तो दबाव में आ ही जाएंगे। 8 विकेट गिर गया, अब बनाना है 5 बॉल में 20 रन, तो आउट होना तय है ना जी। तो बात वही है। चलो भैया, दबाव में आओगे कब? जब अंतिम में शुरू करोगे। केंद्र सरकार के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अब गंगा के अलावा अन्य नदियों की भी सफाई की जाएगी। इसमें कितनी नदियां शामिल है? जल्दी बताओ। भूपेंद्र यादव ने कहा है कि गंगा के बाद अन्य नदियों की भी सफाई की जाएगी। अन्य नदियों की भी सफाई की जाएगी। कितने नदी और शामिल किए गए हैं? गंगा सफाई के बाद कितने नदियों को और शामिल कर लिया गया भैया? जल्दी बताइए। 10, 12, 13 या 15? गंगा सफाई के बाद जलवायु परिवर्तन मंत्री, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है
कि 13 और नदियों को क्या करेंगे, हम सफाई में शामिल करेंगे। 13 नदियां और साफ की जाएंगी। सामने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का चित्र, यही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जिन्होंने कहा है गंगा के साथ साथ और 13 नदियों की सफाई की जाएगी। चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अगला प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, बिहार का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क की स्थापना कहां करने का निर्णय लिया गया है? जल्दी बताओ। बिहार का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क, बिहार का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? छपरा, मधुबनी, वाल्मीकि नगर या हाजीपुर? छपरा, मधुबनी, वाल्मीकि नगर या हाजीपुर? एक बार सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करते रहिए कि कैसा लग रहा है सेशन आपको। टेक्सटाइल मैत्री पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर कहां है भैया? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, चंपारण के कहां पर? वाल्मीकि नगर। यहां पर टाइगर रिजर्व भी है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है, एकमात्र टाइगर रिजर्व भी कहां है भैया? वाल्मीकि नगर। वैसे कैमूर में भी बनाया जा रहा है, कैमूर में भी बन रहा है, लेकिन अभी उसको पूरा मान्यता नहीं मिला है, परमिशन हो गया है लेकिन अभी घोषित नहीं हुआ है। तो अभी बिहार में पूछा जाए कितने टाइगर रिजर्व, तो एक ही है। और अभी बिहार का एकमात्र टेक्सटाइल मैत्री पार्क कहां बनाया जा रहा है? वाल्मीकि नगर में ही बनाया जा रहा है। तो ये दोनों जीके आपको याद हो जाना चाहिए। एकमात्र टेक्सटाइल मैत्री पार्क शाहनवाज हुसैन ने कहां स्थापित किया? वाल्मीकि नगर। और एकमात्र टाइगर रिजर्व भी कहां है? वाल्मीकि नगर। देखिए सामने उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जब से आए हैं मंत्री बन के, तब से बिहार में उद्योग की गति बढ़ गया है। लगातार कई जगहों पर, अभी डोभी के पास 2000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार का पहला औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। इथेनॉल प्लांट लगाया गया गोपालगंज में, बहुत काम हुआ। खादी मॉल जो पहले पटना में था, अब मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया, इन सब जगह पे खादी मॉल खुलेगा, तो काम हुआ है। शाहनवाज हुसैन जी नो डाउट वाजपेयी जी की सरकार में ये कैबिनेट मंत्री थे, वाजपेयी की सरकार में ये कैबिनेट मंत्री थे, नागरिक उड्डयन मंत्री थे। और अभी खैर बिहार में सरकार में, तो कोई बात नहीं, अपने राज्य को सींचने का मौका मिला, बढ़िया काम कर रहे हैं। जो काम करेगा उसकी तारीफ होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए जात को लेकर, धर्म को लेकर, पार्टी को लेकर। अगर काम हो रहा है तो बताना होगा कि काम वो करते हैं। चलिए, भारत के कच्चे तेल की खपत के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? भारत कच्चे तेल के खपत के मामले में, उत्पादन नहीं, खर्चा करने के मामले में दुनिया में किस स्थान पे भारत है? जल्दी बताइए। कच्चे तेल के खपत के मामले में भारत दुनिया में किस नंबर पे है? जल्दी बताइए। भारत दुनिया में किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। कच्चे तेल के खपत के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे है, दुनिया में तीसरे नंबर पे। अमेरिका, चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। खूब खर्चा करता है। एक आदमी एक गाड़ी नहीं रखता, पैसा हो गया तो 5-5 गाड़ी रखेगा, हर दिन के लिए अलग। मंडे को दूसरी गाड़ी में, तो अगले दिन तीसरी गाड़ी में, अगले दिन चौथी गाड़ी में। यहाँ पर जितना जेब है उससे, जितनी औकात है उससे ज्यादा लोग खर्च करते हैं। खैर जाने दीजिए। ये भैया इंडिया का तेल खपत का लिस्ट मैंने दे दिया है। भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया तेल खपत के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत सबसे अधिक तेल किस देश से खरीदता है? वर्तमान आंकड़ा पूछ रहा हूं। वर्तमान आंकड़े के अनुसार भारत किस देश से सबसे अधिक तेल खरीदता है? जल्दी बताइए। पायल झा, बेतिया, चलिए कोमल कश्यप, संजीव। चलिए बिहार स्पेशल में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर चिरांद जो है सो सारण में है। अरे छपरा से सारण का मुख्यालय है और क्या है? इतना भी नहीं पता कि छपरा जो है वो सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? छपरा। तो छपरा जिला बोलिए चाहे सारण बोलिए। चलो भैया जल्दी बताओ। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत सबसे अधिक तेल कहां से खरीदता है? तो इराक से। अभी पिछले साल तक ईरान था, लेकिन अब कहां से खरीदता है? इराक से। इराक की राजधानी है बागदाद। इराक की राजधानी है बागदाद, नोट कर लीजिएगा। चलो भैया, सबसे ज्यादा तेल किससे खरीदता है? इराक से, नोट कर लीजिए। यहां से तेल आता है भारत में, इराक से। नेक्स्ट आइए। हाल ही में भारत की किस महान हस्ती को बाफ्टा फिल्म समारोह में द मेमोरियल खंड में जगह मिली है? जल्दी बताइए। हाल ही में किस भारतीय कलाकार को
द मेमोरियल खंड में जगह मिली है बाफ्टा फिल्म समारोह में? जल्दी सभी लोग उत्तर दे दीजिए। आशीष रॉय, आरती सिंह राजपूत, अभय कुमार दास, पायल झा, नीतू स्वराज, कोमल कश्यप, जानकी, अभिलाषा यादव, जयकी, कुमारी रंजन, सत्यजीत, सत्य सुरजीत, व्लादिमीर पुतिन, जयकी कुमार, जो बाइडेन। सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को अभी बाफ्टा फिल्म पुरस्कार हुआ है ना जी, फिल्म समारोह, इसके अंदर द मेमोरियल खंड में लता मंगेशकर, एक और व्यक्ति दिलीप कुमार को भी जगह मिला है, लेकिन दिलीप कुमार को किसी और जगह पे, दिलीप कुमार को याद किया गया है, दिलीप कुमार को याद किया गया, लेकिन मेमोरियल खंड में लता मंगेशकर को ही जगह मिला है। लता मंगेशकर, तो देखिए सामने लता दीदी हैं जिनका हाल ही में डेथ हो गया। हालांकि दिलीप कुमार को भी उसने याद किया है, बाफ्टा फिल्म अवार्ड में दिलीप कुमार को भी याद किया गया, लेकिन इनको मेमोरियल खंड में जगह मिला है। तो क्वेश्चन है मेमोरियल खंड में किसको जगह मिला? तो मिला है लता दीदी को। नेक्स्ट आइए, द लीजेंड लता दीदी। लंबी कविता मॉनसून किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? लंबी कविता मॉनसून किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? भारतीय ज्ञानपीठ, के बिरला फाउंडेशन, साहित्य अकेडमी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दो, जल्दी बताओ मेरे भाई, लंबी कविता मॉनसून किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? लंबी कविता मॉनसून किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? जल्दी से उत्तर दीजिए। भारतीय ज्ञानपीठ, के बिरला, साहित्य अकेडमी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी के द्वारा मॉनसून नाम की एक कविता प्रकाशित की गई जो भी चर्चा में है। मॉनसून नाम की कविता साहित्य अकेडमी ने प्रकाशित किया है। सामने देखिए साहित्य अकेडमी का मैंने चित्र दिया है, ये देखिए साहित्य अकेडमी जिसने प्रकाशित किया मॉनसून नामक कविता। नेक्स्ट आते हैं, आगे आइए। उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार का सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाएगा। जहां मैं बोल देता हूं महत्वपूर्ण, मतलब वो महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह कब मनाया गया? 12 से 19 मार्च, 14 से 20 मार्च मनाया जा रहा है, या 13 से 19 मार्च, या 20 से 27 मार्च? उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह 2022 किसके बीच मनाया जा रहा है भैया? 14 से 20, 12 से 19, जल्दी बताओ। सभी लोग उत्तर कीजिए। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, लगातार सेशन से जुड़े रहें, सेशन को शेयर कर दें। सही उत्तर क्या होगा जी? जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए। सही उत्तर होगा 14 से 20 मार्च के बीच मनाया जा रहा है। उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह मनाया जा रहा है 14 से 20 मार्च के बीच, नोट कर लीजिए। 14 से 20 मार्च के बीच मनाया जा रहा है। सामने देखिए उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह, सामने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए सामने में ये दिया गया है। उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह 14 से 20 मार्च, 14 से 20 मार्च के बीच उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह मनाया जा रहा है 2022 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। सब लोग सेशन के ऊपर शेयर कर दो, सेशन शेयर कर दो और लगातार जुड़े रहो, मेहनत करते रहो। क्योंकि विश्वास और हिम्मत के साथ इंसान अगर मेहनत करे तो भाग्य बदले या ना बदले, समय बदलता जरूर है। समय बदलता है, इस बात को तय मानिए। जिसके हाथ में रेखा नहीं ना होता, जिसके हाथ में कुछ नहीं होता, उसके हाथ में सब कुछ होता है। जिसके हाथ में कुछ नहीं होता, उसके हाथ में सब कुछ होता है। बस एक बार टकराने की जरूरत है तूफानों से। चलो भैया, भारतीय मूल के मंजीत मान को उनकी किताब द क्रॉसिंग के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? मंजीत मान, भारतीय मूल के मंजीत मान हैं, इनको किस किताब के लिए, द क्रॉसिंग के लिए कौन सा अवार्ड मिला? मैन बुकर अवार्ड, मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, यूके चिल्ड्रन अवार्ड, या डैन डेविड पुरस्कार? जल्दी बताइए कौन सा पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार दिया गया? ऑफलाइन मिशन IAS, आई एम फ्रॉम पटना। अच्छा, नगमा निज्जर, चलिए बहुत बढ़िया है, पटना में है, अच्छी बात है। जहां भी लोग हैं वहां बस पढ़ते रहिए। रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, पटना, आगरा, मेरठ, जहां के बच्चे मुझसे पढ़े हैं, सबको स्वागत, सबको हैप्पी होली। बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, फूल की तरह महकते रहिए। तो मंजीत मान को मिला यूके चिल्ड्रन अवार्ड, यूके चिल्ड्रन अवार्ड मिला है। इनकी किताब द क्रॉसिंग के लिए भी याद कर लेना, द क्रॉसिंग किताब किसकी है? मंजीत मान की है। क्या मिला है? द चिल्ड्रन बुक अवार्ड इनको मिला है। सामने मंजीत मान जी का चित्र मैंने दे दिया, इन्होंने लिखा है द चिल्ड्रन, क्या लिखा भैया? द क्रॉसिंग, सॉरी द क्रॉसिंग, इन्हें मिला यूके चिल्ड्रन अवार्ड द क्रॉसिंग के लिए। मंजीत मान जी हैं ये। आगे बढ़िए, भारत की पहली रैपिड रेल किसके बीच चलेगी? भारत की पहली रैपिड रेल किसके किसके बीच चलेगी? जल्दी बताइए। दिल्ली से आगरा, दिल्ली से मेरठ, या दिल्ली से वाराणसी, या दिल्ली से मथुरा?
सब लोग जल्दी से उत्तर कीजिए। संतोष कुमार सुमन, जल्दी से उत्तर दीजिए। सभी लोग को शुभकामना। प्रवीण कुमार जी, प्रवीण कुमार, करण जी, अमरनाथ जी, पवन कुमार जी, पवन कुमार रॉय एंड मिशन 50 वाले अजय जी, संतोष जी, सभी को शुभकामना, आशीर्वाद। ये चलेगा भारत का पहला रैपिड रेल, ये चलेगा दिल्ली से मेरठ के बीच, दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगा भारत की पहली रैपिड रेल, दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगी। एकदम याद कर लो मेरे भाई, इससे बाहर प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला, जो आएगा सब इसी में से आएगा। सामने इस रैपिड रेल का मैंने चित्र दे दिया है। ये रैपिड रेल चलेगा किसके बीच? दिल्ली और मेरठ के बीच। चलो जल्दी से आगे आते हैं। अगला प्रश्न, फिल्म निर्माता स्टीव मैकक्विन रॉयल नाइटहुड सम्मान दिया गया है, यह किस देश के फिल्म निर्माता हैं? स्टीव मैकक्विन को रॉयल नाइटहुड सम्मान दिया गया है, यह किस देश के फिल्म निर्माता हैं? किस देश के फिल्म निर्माता हैं? रॉयल नाइटहुड सम्मान मिला है इनको। स्टीव मैकक्विन को रॉयल नाइटहुड सम्मान मिला है, किस देश के हैं? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या पोलैंड? सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। हमें कहाँ चैन, हमारे लिए तो उसी दिन होली, उसी दिन दिवाली, जिस दिन आपका सिलेक्शन, आप सेलेक्ट हो जाइए, हम उसी दिन दिवाली मना लेंगे, चाहे कोई त्योहार हो या ना हो, उसी दिन होली मना लेंगे। लेकिन हमें चैन नहीं, जिस दिन आपका सफलता देख लूं उस दिन चैन है। प्रॉमिस किया हूं तो 102 डिग्री बुखार भी रहेगा ना, बीमार भी रहूंगा तब भी पढ़ाने आऊंगा। ये प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस किया है, आऊंगा, बस आप मेहनत कीजिए। जो पढ़ा रहा हूं रिवीजन करते चलिए, मेहनत करते चलिए, आपके ही ऊर्जा से हम ऊर्जान्वित होते हैं। इसलिए भैया लगातार जुड़े रहिए। फिल्म निर्माता स्टीव मैकक्विन, ये कहाँ के हैं भैया? इनको मिला रॉयल नाइटहुड सम्मान, ये ब्रिटेन के ही हैं। कहाँ के भैया? ब्रिटेन है, ब्रिटेन की सरकार ने ही दिया है स्टीव मैकक्विन को रॉयल नाइटहुड सम्मान। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं और ब्रिटेन की सरकार ने इनको दिया है। सामने में देखिए स्टीव मैकक्विन है जिनको ये अवार्ड मिला है, ये सामने है ये। नेक्स्ट आइए, आगे आते हैं। हाल ही में किस देश ने फैसला किया है कि उसके सभी स्कूलों में योग की शिक्षा दी जाएगी? किस देश ने ऐसा फैसला किया? किस देश ने ऐसा फैसला किया है कि उसके सभी स्कूलों में दी जाएगी योग की शिक्षा? योग की शिक्षा। इंडोनेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एंड मलेशिया? जल्दी बताइए कौन से देश ने अपने सभी स्कूलों में? ओके ब्रो, वीरेंद्र शर्मा, रानी कुमारी, जैकी, सलोनी पॉल, सत्य, सुरजीत, अंजलि कुमारी, हरेंद्र कुमार, जिंदगी विद दिवाकर। चलिए सब लोग जल्दी से आंसर कीजिए। किस देश ने अपने स्कूलों में कर दिया अनिवार्य? सऊदी अरब। सऊदी अरब ने योग की शिक्षा को क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया अपने देश में। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट आइए। सामने देखिए सऊदी अरब के स्कूल में योग की शिक्षा का चित्र मैंने दिया है। योग की शिक्षा मिलेगा अब सऊदी अरब के प्रत्येक स्कूल में। नोट कर लीजिए, सऊदी अरब वैसे भी प्रोग्रेसिव स्टेट है। नेक्स्ट आइए, हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किस देश ने महात्मा गांधी की ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया है? एक प्रतिमा है उनकी, ग्रीन ट्रायंगल प्रतिमा, किस देश ने जारी किया है? आजादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किस देश ने महात्मा गांधी को ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया है? दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, मॉरिशस या इथोपिया? चलो सब लोग उत्तर दीजिए जल्दी से। किसने किया है महात्मा गांधी के ग्रीन ट्रायंगल का? कौन किया भैया? मेडागास्कर। नोट कर लीजिए, महात्मा गांधी के ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश ने किया है? मेडागास्कर ने। आजादी के अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष पूरे हो गए। इसका क्या है भैया लोगो? इंडिया @75। ये अभी अमृत महोत्सव का लोगो है। नोट कर लीजिए, मेडागास्कर ने महात्मा गांधी के ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन कौन किया? अफ्रीकी देश मेडागास्कर। देखिए सामने मेडागास्कर का मैंने चित्र ले लिया। मेडागास्कर क्या भैया इसकी राजधानी? एंटनानारियो। एंटनानारियो ये इसकी राजधानी है मेडागास्कर की। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, फसल विविधीकरण सूचकांक को उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? फसल विविधीकरण सूचकांक, फसल विविधीकरण सूचकांक को लागू करने वाला देश का पहला, जहां रहे समझो इंपॉर्टेंट है, देश का पहला राज्य कौन बन गया? फसल विविधीकरण सूचकांक को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरल? जल्दी से सभी लोग उत्तर दीजिए, कौन सा राज्य बन गया फसल विविधीकरण को लागू करने वाला
पहला राज्य कौन बन गया भैया? पहला राज्य कौन बन गया? सही उत्तर होगा तेलंगाना। तेलंगाना फसल विविधीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव इसके मुख्यमंत्री हैं। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं। हैदराबाद में 4 मीनार है। हैदराबाद में 4 मीनार है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो तेलंगाना फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए फसल विविधीकरण का मैंने एक चित्र लिया है। नेक्स्ट आइए, आगे आइए। किस मंत्रालय ने हाल ही में आपदा प्रबंधन योजना का विमोचन किया? किस मंत्रालय ने हाल ही में आपदा प्रबंधन योजना का विमोचन किया? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय या केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय? किस मंत्रालय ने हाल ही में आपदा प्रबंधन योजना का विमोचन किया? बताइए कौन सा मंत्रालय? सभी लोग आंसर दीजिए। कौन से मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन का विमोचन किया? जल्दी सभी लोग उत्तर दे दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। गिरिराज सिंह इसके मंत्री कौन है जी? गिरिराज सिंह। पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। बिहार में कौन है? सम्राट चौधरी। बिहार में कौन है जी? सम्राट चौधरी। चलिए सामने देखिए, गिरिराज सिंह का चित्र मैंने दे दिया है। ये इन्होंने ही जारी किया आपदा प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट आइए। हाल ही में भारत की आर्कटिक नीति किसने जारी की? भारत की आर्कटिक नीति किस लिए? भारत में मौसम संबंधी चुनौतियों से लड़ने के लिए, भारत में मौसम संबंधी चुनौतियों से लड़ने के लिए आर्कटिक नीति किसने जारी की? गृह मंत्री अमित शाह, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया या केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह? जल्दी बताइए किसने आर्कटिक नीति को जारी किया? चलो जल्दी से उत्तर दीजिए। चलो इसका सही उत्तर क्या होगा? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के आर्कटिक नीति को जारी किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का पिक देख लीजिए सामने। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सांसद हैं। इन्होंने आर्कटिक नीति को जारी किया है। अगला प्रश्न, मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन एक बना है फिल्म। एक फिल्म बना है जिसका नाम है मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन। ये शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु भी कहा जाता है, इनको कहा जाता है बंग बंधु, इनकी याद में एक बायोपिक बना है। क्या बना है भैया? बायोपिक बना है। ये बायोपिक का पोस्टर किसने जारी किया? जल्दी बताइए किसने? मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन। ये बांग्लादेश की आज़ादी में इनका बड़ा योगदान था। इनको बंग बंधु भी कहा जाता है। इनको बंग बंधु भी कहा जाता है। इनका बायोपिक बना है जिसका नाम है मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन। इसके पोस्टर का विमोचन किसने किया? शेखर कपूर, महेश भट्ट, श्याम बेनेगल या रोहित शेट्टी? जल्दी बताइए सब लोग जुड़े रहिए। बहुत बेहतरीन सवाल चल रहा है भैया, इस तरीके से लगातार जुड़े रहिए। चलिए एक अंतिम में होली वाला शेर सुनाऊंगा आप लोगों को, बस अंतिम तक जुड़े रहिए। एक होली का शेर मैं आपको सुनाऊंगा, बस ऐसे ही मस्त रहिए, खुश रहिए। लगातार सेशन लाऊंगा, चलाऊंगा, तब तक चलूंगा आपके साथ जब तक कि आप सेलेक्ट न हो जाएं। हम चाहते हैं कि वो दिन आए जब शॉल और गुलदस्ता से आपकी स्वागत इस स्टेज पर किया जाए, इसी चैनल पे, इसी जगह पे। बस मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। कुछ नहीं, इस 45 दिन में मेरे लिए कोई होली नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई बर्थडे नहीं, बस केवल और केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मेरा शुभकामना है कि आपके जीवन में कोई कांटा ना आए, कोई
कोई रुकावट ना आए, इन 45 दिनों में आपका काम स्मूथली चलता रहे, ताकि उस दिन पीटी के दिन हमारा स्कोर इतना ज्यादा हो जाए कि आगे परीक्षा के दिन ही बोल दें कि सर इस बार मेरा होगा, किसी का हो या ना हो। तो चलिए भैया, इसका विमोचन किया है श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल, नोट कर लीजिएगा, श्याम बेनेगल ने इस पोस्टर को जारी किया है ना। द मेकिंग ऑफ द नेशन, मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन एक पोस्टर है, इसको जारी किया है श्याम बेनेगल ने। और लास्ट सवाल इस सेशन का, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के डिजिटल इकोनॉमी को 800 अरब डॉलर पहुंचाने की उम्मीद जताई है। कब तक? ये पुराना क्वेश्चन है, देखता हूं। भारत के डिजिटल इकोनॉमी 800 अरब डॉलर कब तक हो जाएगी? 2022 तक, 2025 तक, 2030 तक या 2040 तक? भारत की डिजिटल इकोनॉमी कब तक हो जाएगी 800 अरब डॉलर? सभी लोग उत्तर दीजिए, इसका उत्तर गलती नहीं होना चाहिए। भारत की डिजिटल इकोनॉमी कब तक हो जाएगी 800 अरब डॉलर? 800 अरब डॉलर 2030 कब तक हो जाएगी भैया? ये तो 2030 तक ना। अरे 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा 2025 तक। अरे भारत की इकोनॉमी टोटल हो जाएगा 5 ट्रिलियन, ये 2025 तक। और डिजिटल इकोनॉमी 800 अरब डॉलर कब तक हो जाएगा? 2030 तक। तो चलिए, कैसा लगा सेशन एक बार बता दीजिए और सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। खूब खुश रहिए भैया। एक शेर सुनाता हूं, सुन लो, होली स्पेशल। मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठकर धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। तो चलो भैया, इसी के साथ हम लोग होली मना लिए। कैसा लगा सेशन पर कमेंट करके बता दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। कल भी आएंगे इसी समय, हम पूरा करंट अफेयर सीरीज लेकर 5 मिनट के अंदर आपके लिए लेकर आ रहा हूं बिहार स्पेशल सीरीज। बिहार स्पेशल 5 मिनट के अंदर मैं लेकर आ रहा हूं, कोई जाएगा नहीं। बस थोड़ा सा पानी उनी पी लीजिए और आ जाइए फिर से चैनल पर 5 मिनट के अंदर बिहार स्पेशल 15 क्वेश्चन के लिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ऑल द बेस्ट।